जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित सीरीज़ है, ठीक है। उसका ये तीसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो इन द सेंस इस प्रैक्टिस सेट तीसरा है, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट का उद्देश्य यही है कि आपका जो इस बार का लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए 85 प्लस। और ये कैसे आएगा, ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि अभ्यास से ही आएगा। अभ्यास आप करते रहिए, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप एक्यूरेसी उतनी ही उसके नज़दीक जाएंगे आप, ठीक है। और आपका जो प्रश्न है वो सही होगा। देखिए, चीज़ें कई सारी हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं पढ़ाई के दौरान, लेकिन सही चीज़ करने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। जैसे कि जब आपका इसमें प्रश्न अगर आपका गलत हो रहा है तो उसको आप नोट्स में लिखिए, उसको फिर रिवाइज़ कीजिए, उसका रिवीजन भी कीजिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वो फिर ख़राब हो जाएगा, मतलब याद ही नहीं आएगा, फिर आप वही गलती करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी भी लिंक दी हुई है। तो ये चीज़ आप सॉल्व करिए, ठीक है। और मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज़ करके देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जैसे मैं कोई प्रश्न पढ़ता हूँ तो उसको आप वहीं पे रोक दीजिए, आप पढ़िए, आप अपना उत्तर लिख लीजिए। पेन और पेपर लेके बैठिए साथ में, यही होता है तरीका, ठीक है। और ये फटाफट मतलब आप करते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। टॉपिक वाइज़ आप पढ़ते रहिए, टॉपिक वाइज़ भी पढ़िए आप, ठीक है। कोई भी पोर्शन उठा लीजिए। अगर आपके पास कि कोई सा भी पोर्शन उठाइए आप और उसको कवर करिए, पूरा कवर कर डालिए। चाहे आप हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे पॉलिटी ले लीजिए, या आप ज्योग्राफी ले लीजिए। उसको फटाफट रिवाइज़ करते जाइए, पढ़ते जाइए, रिवाइज़ करते जाइए, ठीक है। उसका एक टाइम भी बनाइए, शेड्यूल बना लीजिए। चलिए, मैं ये सब चीज़ें इसमें नहीं डिस्कस करूँगा। उसके लिए मैं एक आज या कल में आपको एक वीडियो दूँगा, बेहतर रणनीति कैसे अपनाई जाए कि इन 3 महीनों में आप जो है प्री प्लस मेंस दोनों की आपकी तैयारी साथ में हो, ठीक है, आरओ के लिए। प्लस अगर आप पीसीएस जो कोर पीसीएस है उसको अगर भी देना चाहते हैं तो वो कैसे तैयारी की जाए साथ में, उसको भी आप इसी उसमें तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। चलिए, सेट ठीक है, ठीक है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यार दोस्तों में, ठीक। आप लोग लाइक कम करते हो, लाइक किया करिए, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और शेयर करिए फटाफट इसको, ठीक। देखिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन सा है, किसे माना जाता है? तो देखिए, संस्थापक का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति आता है और वो कुछ चीज़ वहाँ पे, मतलब जैसे अगर राज्य की बात करें तो वो राज्य बनाता है अपना इस तरीके से। तो वास्तविक संस्थापक होता है एक, तो एक होता है कि आया और उसने कुछ थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद वो चला गया। तो जैसे शुरुआत में क्या है कि अगर ये पूछा जाए कि पुर्तगाली राज्य में पहला जो वो था, उनका जो गवर्नर था उस कौन था वो, तो वो अल्मीडा था, ठीक है, अल्मीडा था। लेकिन अल्मीडा आया और उसने काम किए, ऐसा नहीं कि उसने काम नहीं किए, लेकिन साम्राज्य को और पुख्ता किसने किया और उसको बढ़ाया किसने, यानी कि उस पर और अधिक काम किसने किया और मजबूत किसने किया उस चीज़ को, तो वो फ्रांसिस्को ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, ठीक है, उसका नाम याद रखिएगा। इसमें क्या, जैसे वास्को डी गामा के बारे में आपको पता होगा कि ये सबसे पहला पुर्तगाली था, या कह सकते हैं एक तरीके से पहला यूरोपियन ये था जो 1498 में ये आया था भारत, ठीक है, कालीकट पे, अगर याद होगा आपको तो, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग ये बहुत मतलब बचपन से पढ़ते चले आए हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। इसी अल्बुकर्क को इसलिए ये वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है कि ये 1510 में इसने बीजापुर से गोवा छीन लिया था और वहीं पे उसने अपनी मतलब एक तरीके से मेन वो बनाया था, ठीक है। बीजापुर में जो आदिल शाही थी उससे छीन लिया था ये, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। ये सब उनके गवर्नर ही हैं। ये पहले ये आया था, फिर ये आया था, फिर उसके बाद ये नूना दी कुन्हा आया था, ठीक है। ये कुन्हा था जो कि इसने अपना जो राजधानी है वो गोवा शिफ्ट किया था इसने, ठीक है। कब शिफ्ट किया था ये आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। मुरली ने अपने कुत्ते को, अच्छा ये अब यहाँ रीजनिंग वाला ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखिए, रीजनिंग, मुरली अपने कुत्ते को सैर पे ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। यानी कि देखिए उसमें एक आप एज्यूम करके चलिए, जैसे देखिए इस तरीके के प्रश्नों में क्या होता है कि आप अपने आप को वहाँ पे रखिए। जैसे अब यहाँ पे आप मान लीजिए ऐसे होता है पेपर पे, अगर नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इस तरफ होता है, वेस्ट इस तरफ होता है। अब बोल रहा है कि वो एक चौराहे पर आता है और वहाँ से बाईं ओर मुड़ जाता है। यानी कि मान लीजिए वो यहाँ पे था, ठीक है, यहीं पे था कहीं पे, और उसको वहाँ से वो बाईं ओर मुड़ा, यानी कि आप इधर चल रहे हो और ऐसे चल रहे हो और इधर आप मुड़ गए, ठीक है, बाईं ओर मुड़ गए। और दक्षिण की ओर, क्योंकि बोल रहा है कि दक्षिण की ओर, यानी कि बाएं ओर मुड़े तो दक्षिण की ओर चले आप। तो उससे पहले वह किस दिशा में चल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कोई चल रहा होगा तभी तो ऐसे मुड़ेगा, यानी कि इधर को ऐसे चल रहा होगा,
इधर को चल रहा है तो उसका बाईं बाईं ओर इधर मुड़ गया वो, यानी कि वो पहले किस तरफ था वो, तो चल किस तरफ रहा था, तो पश्चिम की तरफ चल रहा था। अपने आप को वहाँ पे रख के एज्यूम करिए, ठीक है। इस तरीके के प्रश्नों में और ब्लड रिलेशन वाले प्रश्नों में अपने आप को रखेंगे तो बहुत ईजिली आप आंसर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। इसमें देखिए कुछ चीज़ें जान लीजिए, जैसे ये पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया कि 85 प्लस कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें उस पर भी आपको काम करनी पड़ेंगी। तो जो मैं व्याख्या में बताता हूँ उसको भी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट कर लीजिए। जैसे देखिए वास्को डी गामा, एक बार प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरी बार कब आया था, ठीक है। पहली बार तो 1498 में आया था, दूसरी बार सेकेंड टाइम का कब आया था तो वो 1502 ईस्वी में आया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनकी जो पहली फैक्ट्री बनी थी कोचीन में बनी थी, किसकी, पुर्तगालियों की, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है पहली फैक्ट्री, ठीक। दूसरी कन्नूर में बनी थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने बता दिया फ्रांसिस्को अल्मेडा ये पहला गवर्नर बन के आया था। इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी, ये बहुत पूछा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी इसी की है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दे रहा हूँ मैं, तो ये याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी पूछता है किसकी है तो अल्मेडा की, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ये जो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, ये क्या है, इसने क्या, ये वास्तविक संस्थापक इसीलिए माना जाता है, इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया, ठीक। कोचीन को जहाँ पे पहले ही स्थापित किया था उसको मुख्यालय बनाया, फिर गोवा जीता उससे 1510 में, ठीक है। इसी ने, याद रखना, जो मलक्का जल संधि है, ठीक है, मलक्का, मलक्का किधर है, ये आपका इस तरफ दक्षिणी साउथ एशिया में, जो इधर इधर वाला पार्ट है ना, दक्षिण पूर्वी एशियाई में, ये यहीं से सारे सारे जो वो होते हैं आपके व्यापार जो है ना, इसी मार्ग से होता है, ठीक है, भारत के इस तरफ पूर्वी साइड में, ठीक है। तो ये याद रखना, उस पर भी इसी ने वो किया था, उस पर मतलब कब्जा किया था, ठीक है, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हरमुज हरमुज जल संधि, ठीक है, उस पर भी इसने नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक, याद रखिएगा। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि ये करके इसने अपने मतलब पुर्तगाली साम्राज्य को बहुत अधिक मजबूती प्रदान करी, ठीक है। ऐसे ऐसे जगहों पर, ऐसे ऐसे पॉइंट्स पर इसने नाकेबंदी कर दी कि ये जो है पुर्तगालियों को एक तरीके से मतलब वहाँ पे वर्चस्व स्थापित कर दिया इसने, ठीक। तो इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, आगे चलते हैं अब, ठीक है। ये देखिए इसमें त्रिभुज काउंट करना है। देखिए त्रिभुज काउंट करने में कई सारे फार्मूला टाइप का मतलब होता है, कुछ जनरल चीज़ें भी होती हैं। अगर सिंपल सा है तो आप 1 2 3 करके भी कर सकते हैं। इस तरीके के प्रश्नों में पहले आप नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है, ऐसे में। तो अगर आप नंबरिंग कर लेंगे इसमें, ठीक, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहीं से शुरू करिए 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से 5 6 7 8 9 10 10, है ना, ये हो गया 10, एक और कोई छूट रहा है, ये यहाँ पे 11, ठीक है। तो ये 11 तो ऐसे ही दिख रहे हैं आपको, ठीक, 11 से बहुत ज़्यादा हैं इसमें। अब आप क्या करिए, जैसे इसमें क्या होता है कि पहले जो एक अंक से बने हों उनको ले लीजिए, ठीक है। एक अंक से बनेंगे तो 10 तक जो ले जाओगे आप, वो एक अंक से बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद दो अंकों से मतलब ये होता है, एक अंक का मतलब ये हुआ कि जैसे एक ही लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने एक नंबर, 2 अंकों से बने हुए का मतलब हुआ कि जैसे 1 और 2 मिला के, ये यहाँ से यहाँ मिला के इसको हटा देते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 1 मिनट, ये यहाँ पे मान लीजिए, अब 2 अंकों का बता रहा हूँ मैं, तो 2 अंकों का मतलब ये हुआ कि यहाँ लिखा था मैंने 1, यहाँ लिखा था 2, तो इसको ऐसे काउंट करिए, ये हो गया, तो यानी कि ये 1 2, यानी ये 2 अंकों से बना हुआ है। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसमें 8 मिलेंगे आपको, ठीक है। और उसमें मैंने बताया था 10, तो 7 18 हो गए। फिर इसमें 2 या देख लीजिए 3 अंकों से कोई बन रहा है, 3 अंकों से शायद नहीं बनेगा इसमें। 4 अंक से देखिए तो 4 अंक से भी बनेंगे, जैसे 1 2 6 4 ऐसे करके, मतलब जो भी आप नंबरिंग करेंगे उसको आप देख लीजिए कि कौन कौन से बन रहे हैं। तो उस तरीके से देखेंगे तो आपको 4 मिलेंगे, 4 अंकों से, 1 अंकों से, 1 वाले से 10 और 2 वाले से 8, ठीक है, और 4 वाले से 4 मिलेंगे। इस तरीके से हो गया। और एक जो है ये सबसे बाहरी वाला जो है ये, तो यानी कि 23 आपके ये टोटल नंबर ऑफ जो ट्राइंगल हैं वो बन जाएंगे, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 23, ठीक है। चलिए देखिए ये प्रश्न, देखिए नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों को जवाब देना है। तो इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वो वाला याद रखिएगा, बडमास वाला मैंने बताया था ना, बडमास का नियम अगर आप बना के रखेंगे तो बहुत ईजी तरीके से और करेक्ट आंसर लेकर आएंगे आप। तो इसमें जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर आएगा सी, ठीक। उसको रख लीजिएगा जैसा जैसा वो बोल रहा है। देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया, 57वां, तो ये इसमें याद रखिएगा, ये दामोदर मौजो हैं, इनको दिया गया था 57वां, ठीक है। 56वां इनको मिला था नीलमणि फूकन को, ठीक। तो दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, 54वां शायद दिया गया था क्या, या 53वां है, वो किसको दिया गया था, वहीदा रहमान को, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हो सकता है कहीं मिले। जून 2023 में आयोजित
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ये वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? तो ये याद रखिएगा महोपनिषद से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? महोपनिषद से। अयम निजः पेरोवेति गणना लघुचेतसाम। ठीक है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे करके है ये पूरा जो वाक्यांश है, ये पूरा है ये श्लोक। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। आप कहीं भी जहाँ पे आपको इस तरीके का कोई एस्से वगैरह है वहाँ पे कोट कर सकते हैं। अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। तो देखिए इसमें विचार करने के लिए क्या बोल रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से LVM M3 M4 से छोड़ा गया। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक, भारत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इसमें पूछा क्या है कि कौन सा सही है कि नहीं सही है। एक मिनट, इसका करेक्ट देख लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सही पूछा है ना। हाँ, कौन सा सही है? तो ठीक है, पहला सही है, दूसरा भी सही है, चौथा देश बन गया है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये तीनों सही हैं, यानी कि इसका जो कथन है वो मतलब तीनों कथन सत्य हैं। तो याद रखिएगा इस तरीके का प्रश्न बहुत पूछता है यूपीपीसीएस। ठीक, तो याद रखिएगा ये तीनों कथन सही हैं, नोट करके लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा कहीं, तो याद रहेगा ये चीज़। बंगाल में 1765 में लागू द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया था? देखिए द्वैध शासन जब लागू हुआ था 1765 में, तो कौन था गवर्नर बंगाल का? तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, वही उसी ने लागू किया था ये सब चीज़ें। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन जब 1773-72 में आया था ये, ठीक है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स आया था। तो इसने क्या करा, इसने जो है ये चीज़, इसको बंगाल वाला जो ये व्यवस्था थी बंगाल में, उसको इसने ख़त्म कर दिया, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह पास किया, और यही प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, बंगाल का अगर पूछे तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा बना था? ये यही बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 जो वाला जो एक्ट पारित हुआ था। तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, किस ब्रिटिश ने 1857 में हुए महाविद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो ये डिज़रायली महोदय थे, इनका नाम याद रखिएगा। ये वहाँ के सांसद थे, बेसिकली MP थे ये। ठीक, ये इनका नाम याद रखिएगा, डिज़रायली महोदय ने। संगम साहित्य तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? देखिए तोलकाप्पियम जो है वो बेसिकली ये व्याकरण से संबंधित है, तमिल व्याकरण। ठीक, याद रखिएगा किससे? तमिल व्याकरण से। ये द्वितीय संगम में व्याकरण ग्रंथ रचा गया था, ये द्वितीय संगम, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तोलकाप्पियम। ठीक, चलिए यहाँ पे मैच करना है आपको। देखिए मैचिंग में, तो इसमें इधर एक तरफ शासक का नाम दिया हुआ है, इधर इनकी धर्मपत्नियों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर इस तरीके के प्रश्नों में एलिमिनेशन मेथड अपनाया करिए। जो अगर आपको पता है कोई चीज़ तो उसको पहले आप मिला कर देखिए। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था पहली बार, तो इसको पहले मैच कर लीजिए इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आपको एक मिल जाएगा तो सारा ही आपका सॉल्व हो सकता है। जैसे देखिए अब इसमें D का 1, अगर देखिए इसमें D का 1 एक ही में है ही है। ठीक है, अगर इस तरीके से प्रश्न मिलेगा तो आप आराम से, कुछ भी ना पता हो, एक आध अगर आपको पता हो तो आपका ये सॉल्व हो सकता है। ठीक, नहीं पता तो याद कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उन्होंने कुमार देवी मतलब कुमार देवी से शादी की थी। ठीक है, फिर आपके जो कुमार गुप्त थे उनके अनंत देवी थी, इनका नाम याद रखिएगा। समुद्रगुप्त जो है ये दत्ता देवी। ठीक है, और ये C चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेरनाग, ये याद रखिएगा, इस तरीके से नोट करके रख लीजिएगा इसमें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम मतलब एक बार तो पढ़ते हैं तो लगता है कि ये चीज़ हमें आती है, लेकिन दोबारा जब उसको हमारे सामने फिर से वो प्रश्न आता है तो हम उसको जो है वो भूल जाते हैं, उसको मतलब याद नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसको नोट करके रख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विदेश यात्री जो मुर्जुल जहाब नामक ग्रंथ की रचना की थी, कौन था भैया जिसने ये रचना की थी? तो ये अलमसूदी था ये। ठीक है, अलमसूदी ये गुर्जर प्रतिहार के समय पर भारत में आया था, इसने यात्रा की थी, जो कि बौरा कहा था इसने। ठीक है, राजाओं को यहाँ पे बौरा कहा था, और गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा था? अल गुर्जर। ठीक है, अल गुर्जर। ठीक है, और यहाँ जो राजा थे उस समय अलमसूदी के टाइम पे, तो जब आया था ये, तो उनको मतलब वहाँ पे कहा था कि बौरा नाम दिया था, मतलब एक तरीके से। ठीक है, याद रखिएगा, बौराहा नहीं बौरा। ठीक, जल में ऑक्सीजन घुलित जो होती है उसकी सांद्रता कितनी रह जाए तो हाइपोक्सिया की स्थिति। हाइपोक्सिया क्या होता है? बेसिकली हाइपोक्सिया क्या होता है? जिसमें आपकी सांसें फूलने लगती हैं। देखा होगा आपने किसी व्यक्ति को सांस फूलने लगती है, तो अगर वो 3 से मतलब 2 से 3 मिलीग्राम पर लीटर पहुंच जाए तो आपके जो हाइपोक्सिया है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, जल में, याद रखिएगा। ठीक,
तो ये इस तरीके से है। वैसे जल में नॉर्मली जो रहती है वो लगभग 8 mg/लीटर होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस का विलयन का रंग कैसा बनता है? देखिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये भैया अम्ल है। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी अम्ल जो है वो लिटमस पेपर के साथ उस पर डाला जाएगा तो वो लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं अगर कोई क्षार होता तो क्षार अगर लिटमस उस पर डाला जाता तो वो उसका रंग जो है वो नीला हो जाता, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बेसिक चीज़ें हैं ये सब, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब आपने साइंस में पढ़ रखा है और मैंने कई बार बताया भी है। कार्बन उपयोग से अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो देखिए इसमें से जो भी हैं उनको जस्ता भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लोहा भी, तांबा भी, सोडियम नहीं प्राप्त कर सकते आप, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। सोडियम जो है आपको ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आपने देखा होगा इसमें क्या होता है कि सोडियम को हम किस में रखते हैं? सोडियम क्या होता है कि अगर खुले में ये जैसे मिल जाए रहता है तो इसमें आग पकड़ लेती है। तो इसको हम अति सक्रियता के कारण इसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। केरोसिन ऑयल में ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। केरोसिन ऑयल में रखते हैं हम सोडियम को, बहुत ज़्यादा ये सक्रिय होता है, तुरंत आग पकड़ता है ये, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा नेता उत्तर प्रदेश किसान सभा से नहीं जुड़ा था? तो देखिए गौरीशंकर मिश्र भी थे और ये इंद्र नारायण द्विवेदी भी थे, मदन मोहन मालवीय थे। ये मदारी पासी नहीं थे। ये आपको याद होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ये मदारी पासी जो है बेसिकली ये जो इसका एका आंदोलन चला था ना, एका 1921 में एका आंदोलन, ठीक है, उसके ये मतलब नेता थे एक तरीके से, उससे जुड़ाव था इनका, ठीक। बाकी याद रखिएगा ये। हाँ, ये किसान सभा की ये जो स्थापना हुई थी वो 1918 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। मैचिंग में आता है ये, जो क्रोनोलॉजी के प्रश्न आते हैं उसमें ये देता है प्रश्न इस तरीके से। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश किसान सभा जो है आपकी कब बनी थी? 1918 में बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत का पहला मजदूर संगठन था? तो ये याद रखिएगा, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ये पहला था संगठन। इसकी स्थापना किसने की थी? एन एम लोखंडे ने की थी 1890। इनका नाम भी याद रखिएगा, एन एम लोखंडे, एन एम लोखंडे, ठीक है, लोखंडे, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जिसका आयोजन मुंबई में किया गया था, कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना में जो है एओ ह्यूम वगैरह का बहुत मतलब अहम योगदान था, तो उनका नाम भी याद रखिएगा। इसमें पूछा है कि कुल कितने सदस्य थे, तो पहली जो बैठक हुई थी, प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधि थे। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। इनका नाम याद रखिएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक, क्योंकि ये सब पूछता है कई बार, मैचिंग में दे देता है। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। अभी देखिए फिर से आपको आ गया ये, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस बायोपिया और अबिंदुक्तता, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे इसमें क्या होता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष, यानी कि दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि का मतलब ये हुआ, दूरदृष्टि दोष का मतलब हुआ कि हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, और निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, उल्टा दिखता है इसमें, मतलब उल्टी चीज़ें होती हैं इसमें। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसमें उत्तल मेट्रोपिया में उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स लेंस, और मायोपिया में कनकेव, ठीक। तो दोनों को याद रखिएगा। मायोपिया ये इसका हो गया, ये इसका प्रेस बायोपिया में बाइफोकल लेंस होता है, तो याद रखिएगा दोनों होता है, और जिसमें ये बेलनाकार। तो ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जाता है, अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब हुआ कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का मतलब हुआ नज़दीक की वस्तुएं आपको नहीं दिखती हैं। और मायोपिया का मतलब क्या हुआ? मायोपिया का मतलब हुआ कि ये आपका निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा इस चीज़, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग होता है ये, ऐसे प्रश्न जो है ना आदमी गलत कर जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा इसको। इलेक्ट्रिकल वायर है तो अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर? तो न्यूट्रल वायर देखा होगा आपने, किसका? ब्लू, ज़्यादातर नॉर्मली जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अर्थिंग वाला जो होता है नीला, या मतलब काला भी, कई जगह काला भी दिखता है, तो इसमें काला तो ऑप्शन है नहीं, तो नीला ही याद रखिएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, अगर काला रहे कहीं काला तो काला भी मिल जाएगा आपको, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? बैक्टीरियल वाला कौन सा है इसमें? देखिए इसमें कौन सा है, देखिए ये तो है नहीं डेंगू, ठीक है। इसमें आपका ये टेटनिस, ये हर्पीस जो है ये भी वायरस से है, ठीक है। वार्ड्स भी, ये जो है HPV बोलते हैं इसको, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ना, वार्ड्स।
टिटनेस है ये जो आपका इससे बैक्टीरिया से होता है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने ताबड़तोड़ सीरीज़ में ये सारे प्रश्न करवाए हुए हैं, आप देख लीजिए उसको एक बार। यकीन मानिए उसको देखेंगे तो आपका जीएस बहुत मजबूत होगा। ठीक, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, मैं दे दूँगा यहाँ पे, आई पे क्लिक करेंगे इधर तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए विटामिन सी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। यह विटामिन विभिन्न आहार स्रोतों से लौहों को अवशोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करौंदा में विटामिन सी और लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये दोनों कथन एकदम बिल्कुल सही हैं। ठीक है, करौंदा आपने देखा है, सफ़ेद लाल रंग का दिखता है, छोटा सा, बहुत खट्टा होता है खाने में, मतलब अजीब ही टाइप का है वो। एक दो खा लीजिए तो दांत पूरे आपके दांत कट्टे हो जाएंगे। ठीक है, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन चावल में जो है आपका ये विटामिन ए पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, एकदम फैक्ट चीज़ है ये। ठीक, सुनहरा चावल जिसको बोलते हैं। ठीक है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण आपका ये यकृत में होता है, लीवर में। ठीक, याद रखिए यूरिया। ठीक है, चलिए एमिनो एसिड से बनता है बेसिकली ये यूरिया। ठीक है, एमिनो एसिड से। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन तंत्र के बारे में असत्य कथन पूछ रहा है इसमें। तो देखिए ये आपका ये पढ़ेंगे पूरा तो ये सब, ये भी सही है, ये भी ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप इसको। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, जहाँ पे लगेगा मुझे कि यहाँ पे व्याख्या जरूरी है वो सारी मैं व्याख्यायित भी कर दूँगा आपको। देखिए ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवेट का विघटन यकृत में होता है। तो ये जो इसमें बता रहा है, बाकी सब तो ठीक है, यही वाला इसमें गलत है। ठीक है, पायरुविक अम्ल का विघटन जो है वो कहाँ होता है? ये यकृत में, लीवर में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा केंद्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शरीर का कोशिका का जो होता है वो ऊर्जा केंद्र होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको भी याद रखिएगा, जी स्टैटिक जीके में पूछता है। जैसे कोशिका का जो आत्मघाती थैला किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने साइंस वाली सीरीज करा रखी है उसमें सब है ये। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कहाँ पर की थी? तो ये कहाँ पर की थी? तो न्यूयॉर्क में की थी ये, हाँ, इंडियन सोसाइटी वाला न्यूयॉर्क में नहीं, लंदन में की थी, माफ़ कीजिएगा, लंदन में की थी। ठीक है, मुझे याद आ रहा, लाला हरदयाल वाला वो याद आ रहा था। ठीक है, तो ये लंदन में किया था इन्होंने बेसिकली। अभी कुछ दिन पहले ही शायद ये न्यूज़ में भी था, मुझे याद आ रहा है कि शायद इसकी मतलब नीलामी वगैरह की बात कुछ चल रही थी वहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ये जनरल जॉर्ज यूले। ठीक है, ये 1888 में जो अधिवेशन हुआ था प्रयागराज में, वहाँ पर इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो ये याद रखिएगा। और दूसरे अगर पूछा जाए यूरोपीय कौन थे तो ये विलियम ये थे बेडनबर्न। ठीक है, ये बेडरबर्न, विलियम बेडरबर्न। ठीक, इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हो गया इसमें, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये एओ ह्यूम तो इन्होंने स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बता ही चुका हूँ। दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे ये। ठीक है, ये याद रखिएगा कब निर्वाचित हुए थे? तो 1892 में निर्वाचित हुए थे ये। वहाँ पे ये 1892 से लेकर के 92 से लेकर के 95 तक ये मतलब निर्वाचित होने वाली ये पहले भारतीय थे। ठीक, और जगह का नाम याद रखिएगा, कहाँ से सिलेक्ट हुए थे? तो ये फिन्सबरी से, वही पूछ रहा है यहाँ पे कि कहाँ से जीते थे? फिन्सबरी से। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ये दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन, ऐसे बोलते हैं ना इनको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये याद रखिएगा, महान वयोवृद्ध पुरुष। ठीक, इन्होंने 2-3 बार अध्यक्षता की है, ये भी कई बार पूछता है कि कितनी बार की है कांग्रेस की अध्यक्षता? तो इन्होंने 3 बार की है। कब कब की है? तो ये भी याद रखिएगा, 1886 में, 1893 में और 1906 में, ये 3 बार किया इन्होंने अध्यक्षता, याद रखिएगा। ठीक, चलिए इन्होंने ही जो ड्रेन वेल्थ वाली जो थियरी दी थी, ठीक है, धन बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। रक्त के विषय में असत्य कथन चुनना है इसमें से। तो देखिए संयोजी ऊतक है, ठीक है, ये मानव रक्त में सबसे बड़ी जो कणिकाएं होती हैं WBC होती हैं। हीमोग्लोबिन में हीम जो होता है वो नामक वर्णक होता है, तो ये भी सही है। रक्त में ये तंतुबंध नहीं होते हैं, बाकी सब जगह होते हैं, बट ये रक्त में नहीं होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। आपूर्ति, संग्रहण, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं पुनर्संस्करण की 5 जो चरण है वो किससे संबंधित है? तो प्लास्टिक पुनर्चक्रण से, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। सीडियम, ये क्लीन जो डेवलपमेंट मैकेनिज्म है वो UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की किस धारा के अंतर्गत है? तो ये धारा 12 याद रखिएगा। ठीक है, इसमें है धारा 12 में। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली जो है ये किससे संबंधित है? तो जो आपका ये जो उत्सर्जन है ना, कार्बन उत्सर्जन वगैरह, इसको मतलब कम करने के लिए। ठीक है, बेसिकली आपका जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, उनको कम करने के लिए है ये। ठीक, तो ये याद रखिएगा। कार्बन
और ये जो अगर कोई पूछे कि CDM किससे संबंधित है, किससे है, तो ये कार्बन क्रेडिट से है, ठीक। क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो है, जो CDM है, ये कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए है, तो ये याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, कनेक्ट करके मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, तो उनको आप याद रखिएगा, ठीक। देखिए इसमें फिर से मैचिंग में पूछा है कि कौन सा मतलब सही है, कौन सा, इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो संजय गांधी ठीक है, दचिगाम भी ठीक है, ये काजीरंगा ठीक है असम में, ये अंसी आपका ये केरला में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे मैचिंग में दिया है चंद्र प्रभा कहाँ पे है, चंदौली यूपी में है, ठीक। ये ऐसे याद रखिएगा। तो ए का 2 अगर आपको पता चल जाए कि इसमें आपका जो एलिमिनेशन मेथड से, देखिए आप अगर मान लो आपको यूपी में पता चल गया कि चंद्र प्रभा चंदौली में है, ठीक, यूपी में, तो ए का हमने क्या लगाया था 2, यानी कि ये 2, अच्छा 2 इसमें सभी में है, तो अब आपको और देखने पड़ेंगे। तो देखिए इसमें देखिए कि महुआ डार कहाँ है, महुआ डार वैसे झारखंड में है, देखिए महुआ डार है, गर्म पानी है, तो ये गर्म पानी तो असम में ही आता है, महुआ डार आपका ये झारखंड में हो गया, ठीक है। ये देखिए ये महुआ डार झारखंड में हो गया, पाखल आपका तेलंगाना में हो गया। इस तरीके से आप इसको मैच कर लीजिएगा। चलिए फटाफट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, अच्छा बताइए ये अभयारण्य सही है, ये सही लिखा हुआ है अभयारण्य, या इस तरीके से लिखा जाएगा अभयारण्य, आप कमेंट करके बताइएगा इसको, ठीक है, कौन सा सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, इसमें बताइए। तो ये आपका त्रिपुरा में है, याद रखिएगा सिपाही जाला। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने वन्यजीव अभयारण्य से पूरा उसमें वीडियो बनाया हुआ है, ठीक, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी गुमटी वाला मैंने बताया था कहाँ पे है, वो भी आपका त्रिपुरा में पड़ता है, ठीक। किस नेता ने किस नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उपनाम याद रखा करिए, उपनाम से बहुत सारे प्रश्न पूछता है PCS और अन्य परीक्षाओं में। तो जैसे यहाँ पे आपको पता है कि सीमांत गांधी जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता था, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे नेहरू जी को चाचा नेहरू बोलते थे बच्चे, ठीक, तो ये याद रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अच्छा इसमें फिर मैचिंग में आ गया, देखिए अब इसमें पत्रिकाएँ और उनके जो संपादक या उनको जारी करने वाले लोगों का नाम दिया गया है। तो देखिए मैच करिए, इसमें मिलाइए। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो देखिए लाला हरदयाल का तो आपको ऐसे ही याद आ जाएगा गदर, ठीक है। बी कवन, अब बी कवन अगर आपको एक पता है तो इस तरीके से आपका आंसर एकदम करेक्ट हो गया और आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आपका समय बचेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सब मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो आपको पता चल जाए उसको मिलाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो इसको आप मैच कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। और याद है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिएगा इसको। जैसे ए, अब आपने यहाँ पे मिला लिया, मैच कर लिया, ए का 2 बंगाली, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ये आपका वंदे मातरम, और श्यामजी कृष्ण वर्मा का ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ठीक। अगला देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा इसकी संज्ञा दी थी, तो अश्विनी कुमार दत्त ने ये बोला था, याद रखिएगा, ठीक है। गंगा की सहायक नदियों में किन नदियों का उद्गम नेपाल से है, तो देखिए नेपाल से किसका उद्गम होता है, नेपाल हिमालय से, सॉरी नेपाल से नहीं, नेपाल हिमालय से, ठीक। तो ये कहाँ से होता है, याद रखिएगा, ये रामगंगा को छोड़ करके इसमें आप देखिए 1, 3, 4 ये तीनों जो है नेपाल हिमालय से होता है। रामगंगा का आपका इधर कुमायूं इस तरफ वाले हिमालय से होता है, ठीक है, कुमायूं हिमालय से, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है ये। रामगंगा ये उत्तराखंड हिमालय पर्वत, कुमायूं मंडल बताया ना मैंने कि कुमायूं हिमालय से, ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक ये पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक आपके ये कौन कौन से हिमालय हैं, ठीक है, ये सब मैंने उसमें बता रखा है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा और एस्चुरी दो चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। एस्चुरी क्या होता है, एस्चुरी में आपको जैसे एक मतलब गहराई में बनने वाली एक वो है भौगोलिक घटना है ये, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको उस तरीके की ज़मीन दलदल या वैसा कुछ नहीं दिखेगा, एकदम से आपको मतलब पूरा समुद्र का गहरा पानी दिखेगा। लेकिन जो डेल्टा बनता है, डेल्टा में क्या होता है कि आपको गाद जो है वो पूरा ऐसे ऐसे फैल जाता है। मान लीजिए यहाँ से एक नदी ऐसे ऐसे चल के आ रही है, ठीक है, और ये इसका मुहाना यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ये पूरा गाद जो है ये फैल जाएगा पूरा, मतलब दलदली एरिया और ये सब चीज़ें, पानी भी रहेगा, मिट्टी भी दिखेगी इस तरीके से, तो ये डेल्टा कहलाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो पूर्वी घाट की, ये भारत का ये मैप है ये, ठीक है, ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया। तो जो पूर्वी घाट पे नदियाँ आती हैं,
ठीक है, यहाँ पे अपना पानी गिराती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे गिरने वाली जो नदियाँ हैं, लगभग सभी नदियाँ, लगभग क्या सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जो पश्चिमी घाट में गिरती हैं नदियाँ, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक, एस्चुरी बता दिया मैंने आपको, और ये डेल्टा भी बता दिया, मतलब मोटा मोटी आपको समझ में आ गया हो। ठीक, तो ये इधर देखिए, अब गोदावरी इधर ही गिरती है, कृष्णा भी इधर ही है, महानदी भी इधर ही है। तापी जो आपकी नदी है वो किस तरफ जाती है, वो आपकी जाती है पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे वो एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसमें क्या पूछा है कि कौन सी नदियाँ हैं जो निर्माण करती हैं, तो ये 3 को छोड़ दीजिए, 1 2 4 आपका ये करती हैं। ठीक, चलिए, सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है, बिल्कुल नियंत्रित करती है। तो पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि जो है वो काफ़ी विकसित उसमें है। तो देखो, ये कथन जो है ये इसके ये जो सही है, ये जो कारण जो ऊपर दिया हुआ है कथन जो है वो एकदम सही है। ठीक है, लेकिन इसका जो व्याख्या है वो व्याख्या मतलब सही नहीं है। ठीक है, पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान जो ये कृषि काफ़ी विकसित है, ये मतलब ये कथन कारण ये सही नहीं है इसका, इस वजह से ये करती है। ठीक है, करती है वो। चलिए नेक्स्ट, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में क्या शामिल नहीं है? तो भैया संकटग्रस्त जातियों का बचाव है, शिकार पर प्रबंधन है, वन्य जीवों का जो आवास है उनका संरक्षण भी है, लेकिन ये आपके जीवों के जो व्यापार पर जोर, ये थोड़ी है ये इसमें, तो यही वाला नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक कृषि जो ऑर्गेनिक कृषि होती है उसका वर्तमान समय में अधिक प्रचलन है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पर्यावरण पर इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता है, तो ये मतलब सही है, इसी वजह से इसका अभी प्रचलन में है, और सरकार भी इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, आप कमेंट बताइएगा, कमेंट में कि सबसे पहला राज्य कौन सा है जो कि पूर्ण रूप से मतलब ऑर्गेनिक कृषि करता है, ऑर्गेनिक खेती करता है, तो बताइएगा इसमें पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, ये यूपीपीसीएस में एक बार पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसमें पूछ रहा है, एक मिनट ध्यान से देखने दीजिए, यही होता है, गलत हो जाता है ये। क्या पूछ रहा है कि इसका पर्यावरण पर इसका प्रभाव न, अरे भैया, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो वो कोई भी चीज़ अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगी तो उसका प्रचलन अधिक होगा कि कम होगा उसके लिए, ये सकारात्मक होना चाहिए। देखिए यही होता है, अगर पढ़ेंगे नहीं ढंग से तो गलत हो जाता है, तो गलतियाँ बचानी हैं आपको, ढंग से पढ़ना है। पर्यावरण पर इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ता है, ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक नहीं। तो ये क्या हो गया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए सत्य है, आर गलत है गलत है। चलिए, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। भारत विश्व के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो दोनों कथन इसके सही हैं। ठीक, इसमें कुछ है नहीं व्याख्या लायक। भारत के क्षेत्रफल में कितने % हिस्सा जो है, ये कितना % है इसका हिस्सा जो आपका क्या है, पठारी है, कितना है, तो ये 27% जो है आपका हिस्सा पठारी है। जो 30% जो भूभाग है, 30% उसको भी याद रखिएगा, 30% पे जो है वो पर्वतों का विस्तार है, 43% भूभाग है मैदानी क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 43%। कृष्णा गोदावरी जल विवाद का संबंध किस राज्य के बीच नहीं है? केजी विवाद जो है वो किसके किसके बीच है और किसके किसके बीच नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें महाराष्ट्र के बीच में है, ठीक है, कर्नाटक के बीच में है, ये तो है ही है, आंध्र प्रदेश भी है, ये 3 राज्यों के बीच में है ये कृष्णा गोदावरी। ठीक है, तमिलनाडु इसमें नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु इसमें नहीं है। अब बताइएगा कि वो कौन सा विवाद है जिसमें तमिलनाडु है। ठीक है, कमेंट करिएगा। इससे आपका, मैं देखिए प्रश्न पूछने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि चीज़ें आपको अगर पता हैं तो वो आपकी मतलब आपका रिवीजन हो जाए, और अगर नहीं पता है तो आप ढूंढ कर पता करेंगे उसको, तो आपको नई चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, निम्नलिखित ऋतु में से बोई जाने वाली, देखिए निम्नलिखित कथनों में से सत्य पहचानना है आपको। तो शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है, तो शीत में जो बोई जाती हैं फसलें उनको जायद कहा जाता है, बिल्कुल नहीं, उनको रबी कहा जाता है। ठीक है, रबी की फसलें हैं वो। देखिए इसको याद करने का एक तरीका है, शीत ऋतु क्या होती है, ठंडी होती है, तो ठंडी को याद रखिए, ठंडी को जो रबी है, रबी को मतलब एक इंसान मान लीजिए, तो रबी को ठंडी लगती है, इस तरीके से रबी को ठंड लगती है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, रबी को ठंड लगती है, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, या जो भी आप समझें, या जैसे भी याद रखना चाहें आप याद कर सकते हैं। गन्ने की फसल को तैयार होने में 2 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, ये इसमें जो आंसर है वो क्या पूछा है, इसमें सत्य पूछा है, तो इसमें ये 2 वर्ष नहीं लगता है भैया, 1 वर्ष में हो जाता है ये लगभग। ठीक है, 1 वर्ष में ये भी तैयार हो जाता है, और ये जायद, इसको जायद नहीं बोलते, इसको रबी बोलते हैं। ठीक है, मूंगफली खरीफ की फसल है,
ये ठीक है, ये खरीफ की फसल, ठीक है। 3 फसलें बेसिकली होती हैं। एक रबी की फसल होती है जिसमें कि आपका मेन जो फसल है वो गेहूँ है, चना वगैरह हो गया, ये सब मटर वगैरह, ये सब रबी की फसलें हो गई हैं, ठीक है। मूंगफली ये खरीफ, खरीफ जो गर्मियों में बोई जाती है, जैसे धान वगैरह हो गया ना, ये सब सारी चीज़ें ये क्या हैं, ये खरीफ की फसलें हैं, ठीक। जायद की फसलें वो होती हैं, जायद की फसलें जो इन दोनों के बीच में, अर्थात जो अप्रैल से लेकर के और इधर जून तक के बीच में बोई जाती हैं। यानी कि आपके जो खीरा, ककड़ी और ये खरबूजा, तरबूज, ये सब है ना, ये सब जायद की फसलें कहलाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा इनको। निम्नलिखित में से कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है? तो देखिए, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये सब ठंडी हैं, ठीक है। जलधाराएं ये ठंडी हैं। समुद्री जलधारा क्या होता है बेसिकली, जैसे समुद्र में अगर एक ही दिशा में विशाल जलधारा, ठीक है, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है तो वही समुद्री जलधारा कहलाती है, ठीक है। तो ये तीन तो ठंडी हैं। ये जो पश्चिमी ये है पवन प्रवाह है, ये डिफरेंट है इसमें, ठीक है। ये वाली, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये उल्टा बता रहा हूँ मैं, ये गर्म है, ये गर्म है और ये वाली ठंडी है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पश्चिमी जो पवन प्रवाह है, इसीलिए ये अलग है, इन सबसे अलग है ये, ठीक। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बंगाल का बाइबल कहा जाता है? तो देखिए, आनंद मठ, जिसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये इस घटना को इस घटना बोल रहा हूँ, ये इसको जो है आनंद मठ कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको आनंद मठ कहा जाता है। ये जो आनंद मठ है, ये बेसिकली जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, इतिहास में आप सन्यासी विद्रोह पढ़ते हैं, ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह पर ये आधारित है, ठीक। गोरा के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। किस हिंदू शाही शासक ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? तो याद रखिएगा, ये जयपाल महोदय थे, जिन्होंने महमूद गजनवी से, मतलब हार गए थे ये, बेसिकली जो महमूद गजनी था वो इन पर आक्रमण किया, और आक्रमण किया तो उससे हार गए, तो इन्होंने आत्मदाह कर लिया ये बेसिकली, ठीक है। इनका ही पुत्र ये आनंदपाल था। इसने भी एक वो बनाया था, संघ बनाया था, मजबूत संघ, लेकिन वो भी महमूद गजनी से जो है वो जीत नहीं सका था, ठीक है। तो याद रखिएगा, जयपाल, ये हिंदू शाही शासक थे, ये उधर कश्मीर साइड में ये, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने हक ए सर्ब नामक एक सिंचाई कर लगाया था। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, हक ए सर्ब ये क्या है, सिंचाई कर है, तो ये भी इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, ये सिंचाई कर क्या है, और लगाया किसने था? एफएसटी में, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, एफएसटी ने, ठीक, ये याद रखिएगा। ये कितना परसेंट था उपज का? तो 10%, ये मतलब ध्यान रखिएगा, थोड़ा डीप नॉलेज दिया है इसमें। दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो देखिए, इसमें स्थल अवरुद्ध देश ये लाओस है, बाकी ये सब की जो सीमाएं हैं वो किसी न किसी समुद्र से लग रही हैं। लाओस जो है वो लैंडलॉक्ड है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है? तो ये याद रखिएगा, ये आपका जो ईरान है यहाँ से नहीं गुजरती, बाकी ये सब से गुजरती है, ठीक। इनका सबका मैंने ट्रिक बता रखा है, अगर आप ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ देखेंगे, दोबारा बताने की मैं इसीलिए मतलब नहीं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, आप उसको देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने बता रखी हैं। मकड़ियों के द्वारा जो उत्पादित रेशम है वो क्या कहलाता है? तो गौसमीर रेशम कहलाता है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, सूची को मिलाना है, इसमें सूची मैच करना है। जारवा ये कौन सी जनजाति है? ये तो जारवा ये आपके अंडमान निकोबार में, ठीक है, सेंटलीज और ये जारवा, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? ये सब आपका अंडमान निकोबार। ए का 4, अगर आप ए का 4 मिलाएंगे तभी आपका ये इसमें मिल जाएगा। आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए और टिक लगाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। कुकी आपको पता है, ये मणिपुर में अभी बहुत सारा लफड़ा चल रहा है, ठीक है। थारू आपका उत्तर प्रदेश, गोंड आपका मध्य प्रदेश, इस तरीके से ये आपका बी होगा करेक्ट आंसर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये किससे कहाँ को जोड़ती है? ये याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बेसिकली जो 4 महानगर हैं ना, दिल्ली, मुंबई, फिर यहाँ पे आपका चेन्नई और इधर कोलकाता, और इधर से ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए होगा उसका करेक्ट आंसर। ए देखिए, इसमें फिर से मैचिंग वाला प्रश्न आ गया है, बहुत देता है, सूची वाला प्रश्न बहुत पूछता है, तो ये इस तरीके के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए। भिलाई आपका ये सब क्या है? ये बेसिकली संयंत्र हैं, संयंत्र मतलब ये जो भारी उद्योग संयंत्र वाले हैं ये, ठीक है। तो भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला। देखिए, इसमें राउरकेला कुछ भी आपको समझ में आए एक, उसको पकड़िए पहले इस तरीके में। तो जैसे डी का 3, तो डी का 3 कहाँ है? एक ही में है ही है, आप सीधा लगाइए, टिक लगाइए, आगे बढ़िए। यानी कि आप देखिए तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में है, दुर्गापुर ये आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक, और आगे बढ़ जाइए। पोचमपाद ये सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? तो ये गोदावरी नदी पर है, ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें जैव प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, बेसिकली उसमें चूना, फास्फोरस ये सब पाया जाता है, बट उसमें जैव प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया, यानी कि आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। उसमें और सारी चीज़ें हैं, ये लेकिन नहीं पाया जाता इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सूची, इसमें फिर वही सूची वाला आ गया, कौन से वन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें अगर देखेंगे तो कुछ मिलाइए, कच्छ मैग्रो वाले जो वन हैं वो आपके पश्चिम बंगाल यानी डी का 3, अगर डी का 3 एक मिलाएंगे आपका उत्तर ऐसे ही मिल जाएगा आपका। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो शिलांग, पठार, सह्याद्री ये सब जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है, यानी ए का 2। और मानसून वाला आपके इधर पूर्वी और इधर पाए जाते हैं ये मानसून, ये यहाँ पे, एक मिनट, सही आपका कच्छ ये आ गया इधर, डी का 3 हो गया, ठीक है, ए का 2 हो गया आपका, बी का 1 हो गया छोटा नागपुर, पठार, और ये शीतोष्ण वाले जो है ये पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी में, ठीक, ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। भारत एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही बात है। उच्च हिमालय से इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता जो है ये प्राप्त करता है। तो ये मतलब दोनों कथन एक तरीके से ये सही है, इसमें अगर जो मिलाया जाए तो ये दोनों मतलब कथन और कारण, यानी कि वो उसी कारण से ये विशिष्टता प्राप्त करता है। जो ग्रेटर हिमालय है वो मानसूनी उसको बहुत विशिष्ट बनाता है, ठीक। देखिए अब यहाँ पे दर्रे दिए गए हैं, उनके राज्य, संबंधित राज्य मैंने पूरा करा रखा है, अगर आप देखेंगे तो आप सब आपको याद हो जाएगा, उसमें एक दो बार देख लीजिए उस सीरीज़ को, ताबड़तोड़ वाली, मैं लिंक दे दिया है मैंने, ठीक है। देखिए माना, आपको ये माना, नीतिला, ये सब क्या है, ये उत्तराखंड में है, ठीक, पूरा अगर आप देखेंगे मैप में तो ये सब आपको मिल जाएंगे। ये आपका सिपकिला कहाँ है, सिपकिला हो गया ये, सिपकिला हिमाचल में, ठीक है, रोहतांग हिमाचल में, ठीक है, ये सब हिमाचल में पड़ते हैं आपके। जो जिला आपका ये जम्मू कश्मीर, अभी ये फिर इसमें लद्दाख बन गया है वहाँ, उसी ये लद्दाख में पड़ता है। नाथुला आपका ये सिक्किम में पड़ता है, ठीक, याद रखिएगा। इस तरीके से देखेंगे तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है, सी याद रखिएगा। हिमालयी नदियों के संदर्भ में कथन आपको विचार करने हैं, वे सामान्य नदी दिशा के विपरीत प्रवाहित होती हैं, ठीक, और उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार को काटकर अपना मार्ग बनाया है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा, मतलब इसमें वे नदियाँ हिमालयी भू आकृतियों से पुरानी हैं, कहने का मतलब है कौन सा है जो ये डिसाइड करता है इसमें क्या है उसका कारण। तो ये कौन सा कथन है, पहला, ये पहला वाला नहीं, इसमें पूछा क्या है भाई, इसको ठीक से पढ़िए। देखिए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा इंगित करता है कि ये वे नदियाँ हिमालयी भू आकृतियों से पुरानी हैं। तो इसमें केवल दो है वो जो पुरानी है, यानी कि वो जो काट के अपना मार्ग बना के आ रही हैं वही डिसाइड कर रहा है कि ये हिमालयी उससे पुरानी है, ठीक है, भू आकृतियों से। याद रखिएगा इस चीज़ को। भारत की अवस्थिति याद रखिएगा, भारत की अवस्थिति जो है आपका, देखिए अगर ये मान लो आपका ये ग्लोब है, ठीक है, ऐसे, ठीक है पूरा, तो इसमें यहाँ पे है कहीं भारत, है ना, यहाँ पे, ठीक। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये अक्षांश हो गया, ठीक, ऐसे देशांतर होता है ये, और ये अक्षांश होता है, तो यहाँ पे है, यानी कि अगर देखा जाए तो पूर्वी उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो इनमें देखिए सबसे पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि भारत आपका पूर्वी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। वो पहले सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वही देखना है आपको। तो देखिए जैसे अब यहाँ पे उत्तरी अक्षांश से इतना उत्तरी, ठीक है, और देशांतर से इतना देशांतर के मध्य, यानी कि आपको यही देखना है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, कहीं कहीं पे आपको सेम ही मिल जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ये एक ट्रिक के तरीके से याद करके रखिए, जैसे 84,376, ठीक है, 84,376 और 6879728 ये एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए इसको, ठीक, तो याद रहेगा इसको आपको। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार कौन सा है, तो सरदल अखबार है ये, ठीक है, आगरा से प्रकाशित हुआ ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ से, आगरा से, सरदल अखबार, ठीक। आगे मतलब ये कब आया था वो भी याद रखिएगा। तो ये जो है 1847 प्रकाशित होता था ये, उस समय से मतलब प्रकाशित हो रहा था। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख करने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो 1960 में, याद रखिएगा, ठीक है, कब हुआ था, 1960 में ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने के लिए प्रथम इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा, किसको बसाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, तो नोएडा, याद रखिएगा। अभी एक चीज़ बताइएगा कि ग्रेटर नोएडा जैसे बनाया था उसके तर्ज पे कौन से जिले को विकसित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा ग्रेटर अलीगढ़, ठीक है, ये करंट का वो है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल है, हो सकता है पूछ ले, ग्रेटर अलीगढ़, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और याद दिला देता हूँ, वैसे तो आपको पता होगा, मान लो ये अपना मतलब इंडिया का मैप है, मान क्या लो हाई है, ठीक है, थोड़ा ऐसे है लेकिन आप इसको समझिए कि वैसे ही है ये, ठीक। तो इसमें देखिए जो आपका यहाँ पे 8 डिग्री और 4 मिनट, 84,376, ठीक है, यहाँ पे, फिर इधर आपका 687, यहाँ पे 6879725, ये याद रखिएगा,
ठीक, यहाँ डिग्री और यहाँ मिनट, ठीक। चलिए यहाँ डिग्री यहाँ मिनट, तो ये यहाँ पे इंदिरा सबसे जो उत्तरी पॉइंट है वो कौन सा है, इंदिरा कॉल है, ठीक है, इंदिरा कॉल याद रखिएगा, पूछता है ये, ठीक है। ये जो सबसे यहाँ पे जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, आपका ये पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, गौहर माथा है, यहाँ पे कौन सा है, सबसे अरुणाचल में जो इधर सबसे पूर्वी किबुथु, याद रखना, ठीक है। ये मैंने सोचा आपको बता दूं, जनरल एक स्टैटिक जीके में आप याद रखिएगा। आजीवक संप्रदाय के प्रमुख जो प्रवर्तक थे उनके मक्खलीपति गोसाल, ये इनकी जन्मस्थली कहाँ थी, तो याद रखिएगा श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था, तो ये 1975 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। विज्ञान एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए ये काउंसिल की स्थापना की गई थी। अब देखिए सूची में आपको मेला और आयोजन स्थल दिया गया है, मैच कराना है, तो मैंने ये सब वैसे तो करवा रखा है, देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ चीज़ें हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे बटेश्वर मेला आपका ये पशु मेला है बेसिकली, ठीक है, बटेश्वर में लगता है आगरा के पास, ठीक है। ये ध्रुपद मेला जो है ये प्रयागराज, सॉरी प्रयागराज नहीं, ये आपका वाराणसी में लगता है ध्रुपद मेला। गोविंद साहब मेला ये आपका अम्बेडकर नगर, माघ मेला लगता है आपका प्रयागराज में, प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में लगता है। 2025 में आपका कुंभ जो है ये लगेगा प्रयागराज में, मौका मिले तो अवश्य जाइएगा कुंभ स्नान करने, बिल्कुल आप जाइएगा, ठीक है। बहुत भव्य मेला लगता है, देखिएगा समय मिले तो, ठीक। प्रयागराज में नैनी के लिए प्रसिद्ध भारत की प्रथम हवाई डाक जो है वो चली थी, तो कहाँ से कहाँ कब शुरू हुई थी ये प्रथम हवाई डाक, प्रयागराज से नैनी, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक चली, तो प्रयागराज से नैनी, याद रखिएगा 1911 में, ठीक है। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है, राज्य पशु उत्थान केंद्र कहाँ है, ये वर्ण शंकर वाला, ठीक है। पान वाला, देखिए कुछ भी अगर आपको एक चीज़ आपको पता चल जाए इसमें, पान याद रखिएगा महोबा, ठीक है, पान आपका महोबा हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ये शाहजहाँपुर, ठीक। ये आपका जो ये पशु वाला है ये बरेली, और ये आपका लखनऊ में। तो इस तरीके से आप इसमें इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। 71, ठीक, इसका बी हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा 2143, ठीक है। ये अच्छा बताइए उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान कहाँ है, गन्ना संस्थान कहाँ पे है, तो गन्ना वाला याद रखिएगा कि कानपुर में है, और जो शुगर ये वाला है चीनी वाला है वो से कि आपका जो शुगर केन वाला है वो लखनऊ में है। शुगर केन यानी कि अगर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो वो कहाँ है आपका, ये लखनऊ में है। और अगर चीनी अनुसंधान वाली बात की जाए, भारतीय चीनी अनुसंधान वाला, तो वो कानपुर में है। दलहन वाला कानपुर में है, ठीक है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। बहुत सारे संस्थान हैं, उनको याद रखिएगा, मैंने वैसे तो करवा रखा है ये सब, ठीक, याद रखिएगा। तो ये पशु जैविक औषधि संस्थान ये भी लखनऊ में है, ठीक है। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन भी लखनऊ में है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र भी वहीं पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के राजकीय रोडवेज जो है वो संगठन, उसका पहली बस सेवा चली थी 1947 में लखनऊ से बाराबंकी, याद रखिएगा, यूपी स्पेशल। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम गठन का, इसका गठन कब हुआ था 1972 में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब हुआ था 1972 में। तो ये दोनों कथन सही हैं, एकदम बिल्कुल सत्य हैं, इनको एज इट इज़ रट लीजिएगा, इसको ठीक याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है ये सब। अब यहाँ पे उद्योग और स्थान दिया हुआ है कहाँ कौन सा है, तो आंवला, देखिए आंवला में उर्वरक होता है, बिल्कुल सही बात है। बाराबंकी में आपका ये पॉलीफाइबर है और कानपुर में विस्फोटक है, तो ये दोनों सही हैं। ये मतलब 1 2 3 4 ये सब सही हैं, आपस में सामने सामने मैच किए हुए। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं स्पर्श करती है, तो याद रखिएगा, देखिए उन्नाव से करती है, हरदोई से करती है, बाराबंकी से करती है, प्रयागराज से दूर दूर तक नहीं करती है, ठीक, बीच में रायबरेली वगैरह पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ है, तो ये जो नॉलेज पार्क है याद रखिएगा ये आपका ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। 18 जून 2023 को हुई घोषणा के अनुसार 2021 का गांधी पीस प्राइज़ किसे मिला है, तो गीता प्रेस को मिला है, याद रखिएगा। इस पर काफ़ी अभी मतलब कुछ पॉलिटिक्स भी हुई थी, आपको अगर याद होगा तो न्यूज़ में था ये, बहुत ध्यान रखिएगा। देश का पहला कैनाइन सेंटर जो कुत्तों के लिए उनके व्यवहार पर मतलब शोध करने के लिए खोला जाएगा, वो कहाँ पर खोला गया है या खोला जाएगा, तो वो बरेली में, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, तो कहाँ किया है, याद रखिएगा, हरदोई में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर थी, तो ये याद रखिएगा 17.70। यूपी की कितनी थी, तो 20.22 या 20 ऐसे करके थी ये, ठीक है, यूपी की। ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। निम्नलिखित में से जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा WM थॉमसन ने दिया था,
ठीक है, WM थॉमसन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी विशेष वर्ष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात प्रायः प्रति हजार पर व्यक्त किया जाता है। ये क्या कहलाती है? तो ये अशोधित जन्म दर कहलाती है। ठीक है, अशोधित जन्म दर। केंद्रीय बजट 2023-24 में कौन सी योजना शुरू नहीं की गई थी? याद रखिएगा, 23-24 की बात कर रहा है। PM प्रणाम शुरू की गई थी। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों के जो उनके मतलब उसका विकल्प ढूंढने के लिए ये PM प्रणाम योजना शुरू की गई। अमृत धरोहर योजना बेसिकली ये आपकी जो ये हैं रामसर साइट्स वगैरह हैं, मतलब आर्द्र भूमियाँ हैं उनके लिए। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन आपको याद होगा 2047 मैंने कई बार बताया है, ये लक्ष्य रखा है। ठीक है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना ये पहले से ही चल रही है। तो ये चौथा छोड़ के इसमें पूछा कौन नहीं है, तो केवल 4। ठीक है, बाकी तो हैं ही हैं। दिसंबर 2022 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में भारत में पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया। तो ये किसका है? तो ये किस कंपनी ने बनाया? ये मतलब ये याद रखिएगा, ये कल्याणी समूह में। ठीक है, शेयर करिए, इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है इसमें। तो कौन पहले बना, कौन कैसे बना? देखिए WTO आपका अगर कुछ भी याद रहे तो पहले उसको लिख लीजिए 95 में। ठीक है, उसके बाद जो IMF है वो सबसे पहले आपको पता है कि उस समय मतलब बना है ना। ये सब बहुत पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही सब कार्यक्रम किए गए थे, यही सारी जो संस्थाएं हैं ये सब बनी थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें हाँ IMF वही 1945 के आसपास ये सब बने थे। ठीक है, EU जो हो, EU आपका ये जो है EU ये 1958 में बना था। ठीक है, कब बना था? 1958 में। और ये एशियाई विकास बैंक ये कब बना था? ये 1966 में बना था। ठीक है, एशियाई विकास बैंक। ठीक, तो ये इसी तरीके से आप लगाएंगे इसमें, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। ठीक है, वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितने % करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 30%। अक्षय ऊर्जा की जो 40% है, 40% अक्षय ऊर्जा की जो हिस्सेदारी है। अभी कितनी है? लगभग 14% के आसपास है, मतलब थोड़ा बहुत प्लस माइनस। 2023-24 के लिए CPI मुद्रास्फीति कितनी है? तो कितनी मतलब अनुमानित की गई है? तो याद रखिएगा 5.20। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो ये फ्रैंक एंथोनी थे। ये जो सभापति थे ये मनोनीत थे। ठीक है, अच्छा ये जो संविधान सभा है इसके पहले जो वो थे अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष दोनों अलग अलग थे, इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अस्थायी उपाध्यक्ष ये थे, और स्थायी कौन बनाया गया था? तो ये थे HC मुखर्जी को बनाया गया था उपाध्यक्ष। जो स्थायी, जैसे वहाँ पे आपने देखा होगा कि SP सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे स्थायी अध्यक्ष। तो उसी तरीके से उपाध्यक्ष भी बने थे। तो उपाध्यक्ष में ये अस्थायी थे फ्रैंक एंथोनी, और स्थायी में HC मुखर्जी थे। तो दोनों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व कम करके आंका है। ये किसने कहा था? ये किसका कथन है? तो ये आइवर जेनिंग्स का ये कथन है, ये याद रखिएगा। भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर कब उन्मुख हुई? देखिए केंद्रीयता से संघवाद का मतलब इसमें है, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया। कहने का मतलब ये है कि जब शुरुआत में भारत आज़ाद हुआ तो आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि उस समय भाई कांग्रेस ही थी जो कि केंद्र में भी थी, ठीक है, और राज्य में भी थी। यानी कि ये दोनों जगहों पर दोनों सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार थी। तो उसमें क्या हुआ था, जो भी डिसीजन होता था मतलब वो सिर्फ केंद्रीयता, एक तरीके से केंद्रीयता ही बनी रही। लेकिन 70 के दशक में जब पहली बार केरल में टीम इसकी आपकी सरकार बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, फिर उसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे फिर अन्य तरीके की सरकारें बनने लगीं, तो उस समय आपकी जो केंद्रीयता से ये संघवाद की ओर फिर उन्मुख होना शुरू हो गया। तो ये याद रखिएगा, जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा C, 70 के दशक में। ठीक है, विकास प्रशासन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो विकास की ये है, इसे फ्रेड W. रिग्स इससे संबंधित है। ठीक है, इन्होंने ये विकास प्रशासन की अवधारणा दी थी, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में लगाता है, किसके बारे में विचार करना है? तो ये संवैधानिक सरकार। तो ऐसा है क्या कि इसमें ऐसे लगाते हैं इसमें? अच्छा, एक आध प्रश्न छूट गया क्या? हाँ, एक प्रश्न छूट गया। प्रशासन के सिद्धांतों को किसने मिथकों और कहावतों के रूप में अस्वीकार किया है? प्रशासन के सिद्धांत को किसने मिथकों और कहावतों के रूप में अस्वीकार किया है? तो ये हर्बर्ट साइमन है जिन्होंने इसको अस्वीकार किया है, बाकी और अलग अलग मत रहे हैं। जो राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध, अब यहाँ पे विचार करना है संवैधानिक सरकार के बारे में, कि जो राज्य के सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में लगाती है वो होती है आपकी, ठीक है, या
जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है राज्य की सत्ता के हित में। तो ये वाला गलत है, बस ये वाला सही है संवैधानिक सरकार का। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 552 हैं लगभग। ठीक है, अब उसमें से 20 सीटें हैं जो कि आपकी ये जो यूटीज़ हैं उनके लिए हैं। ठीक, याद रखिएगा यूटीज़, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? भारत में जो निम्न उत्पादकता है उसका कारण कौन सा नहीं है? तो जनसंख्या दबाव है, बिल्कुल है। भू जोत का जो आकार है वो बहुत छोटा है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है। मशीनीकृत कृषि से तो उत्पादन बढ़ता है ना, बोलते हैं ना कि अपने यहाँ जो मशीनीकृत है कृषि का जो मशीनीकरण है वो बहुत कम है अभी, मतलब अगर देखा जाए तो 4 से 5% ही है अगर टोटल मिलाया जाए तो बहुत कम है ये। ठीक, तो याद रखिएगा ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे मैच करना है आपको। देखिए चौथी, यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और यहाँ पे उनका प्रयुक्त मॉडल दिया गया है। तो याद रखिएगा पहली जो वो थी वो हेराल्ड मॉडल से थी। ठीक है, पहली। दूसरी जो थी वो थी पीसी महाबलोनिस मॉडल, है ना, महाबलोनिस मॉडल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली जैसे यहाँ पे हेराल्ड डोमर मॉडल हो गया पहली। तो सी डी का 3 आप देख लीजिए, एक ही में ही है। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। चौथी आपकी अशोक रुद्रा। तीसरी आपकी ये जे सैंडी सुखमय चतुर्वेदी ऐसे करके है। ठीक है, और ये आपका सी वाला ये चौथा मूलर। ठीक है, 8वीं का लिख लीजिएगा, इसको याद कर डालिएगा, 2-4 बार देखेंगे तो याद रहेगा। नीति आयोग द्वारा मेंटर इंडिया कैंपेन की शुरुआत 2016 में की गई थी। ये मेंटर इंडिया कैंपेन की शुरुआत 2016 में की गई थी, याद रखिएगा इसको। ये क्या इसमें सही है? ये 17 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये कब शुरुआत की गई थी? 17 में, तो ये गलत हो गया। मेंटर इंडिया कैंपेन के तहत ही जो है ये अटल टैंकरिंग लैब जो ATL थी उसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सही है, उसमें प्रमुख जो उद्योगों के प्रमुखों द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, ये ठीक है। ठीक है, तो केवल 2 वाला इसमें सही होगा बस। इसमें क्या पूछा है? 2 वाला। ठीक, मतलब कौन सा सही है? तो 2 वाला सही होगा। पहला वाला तो 2017 में शुरुआत हुई थी। रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले साख नियंत्रण के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा परिमाणात्मक साख नियंत्रण का तरीका नहीं है? तो देखिए ये सब 2 तरीके होते हैं, एक तो परिमाणात्मक होता है। ठीक है, एक परिमाणात्मक होता है और एक होता है जो गुणात्मक कह सकते हो उसको आप, गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक। तो इसमें देखिए, इसमें ये आपका जो बैंक दर है ये भी है ये परिमाणात्मक। ये जो नकद कोष अनुपात है CRR जिसको बोलते हैं वो भी है। खुले बाजार की प्रक्रिया ये भी है। ये वाला नहीं है, ये गुणात्मक है। ठीक है, जो मापदंड का निर्धारण, साख मापदंड का निर्धारण, ये सब क्या है? गुणात्मक है। ठीक, नैतिक दबाव ये सब इसी में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित आदिम जनजातियों में प्राइमेटिव जो ट्राइब्स हैं उनके निवास स्थलों के बारे में देखा है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें ये ठीक है बुक्सा का। ठीक है, ये कोल का भी ठीक है, जबलपुर। मुंडा ये ठीक है। कोरबा ये कोडागू नहीं होगा। ठीक है, कोडागू ये भी जो है छोटा नागपुर जो एरिया है उसी उसमें एरिया में, उधर झारखंड के उसमें पाए जाते हैं ये एरिया। पलामू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, पलामू। ठीक, झारखंड में ये सब वही एरिया है, छोटा नागपुर पठार। देखिए इसमें एक तरफ नदियाँ दी गई हैं, उन पर बने हुए बांधों को मैच कराना है आपको। तो देखिए कावेरी जो है वो किस पे है? कृष्णा पे कौन सी बनी है? कौन सा है? नर्मदा पे क्या है? चंबल पे क्या है? इनमें से कुछ भी आपको अगर समझ में आए तो उसको मैच करिए पहले। देखिए इसमें से आप लोग अपना भी आंसर देते रहिए साथ साथ में। ठीक, इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी और अभ्यास से ही आपका कल्याण हो सकता है। ठीक है, चंबल पे देखिए गांधी सागर बना है। ठीक, नर्मदा पे आपका सरदार सरोवर है। तो इसी तरीके से आप डी का 3 और सी का 4 मैच करा सकते हैं। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अब आगे और भी मैच कर सकते हैं, जैसे अलमट्टी आपका कृष्णा नदी पे है, अलमट्टी बांध। ठीक है, और ये कावेरी आपका मेट्टूर। ठीक है, मेट्टूर बांध कावेरी पे है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें दिया हुआ बेसिकली ये ताप केंद्र दिए हुए हैं और किससे उसमें जो है वो क्या चीज़ होता है वो दिया गया है। तो जैसे यहाँ दिया गया है इडुक्की ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, जबकि इडुक्की जो है वो ताप विद्युत केंद्र नहीं है, वो जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, वो ताप से उससे नहीं है उसका, तो ये याद रखिएगा। बाकी इसमें मतलब 2, 3, 4 सही हैं ये सब, बाकी वही वाला नहीं सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान देना है। देखिए ये पूछा है बेसिकली इसमें से कि जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1988 में, तो इनमें से कौन सा है जो कि इसमें सम्मिलित है? नीति में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं? तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें ये भी है, ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है। लेकिन ये पीड़कों और कीटनाशकों वाली ये जो
मतलब दवाई वगैरह का इसका सब संवर्धन करना, ये सब करना, वो सब सम्मिलित नहीं था। बाकी ये तीनों शुरुआत के तीनों जो उद्देश्य हैं वो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित थे। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार करना है, जैसे दिल्ली। दिन में उदाहरण दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होता है। तो क्यों अधिक होता है? क्योंकि वहाँ पे जो है जो सर्दियों वहाँ पे जो किरण रोशनी आती है सूर्य की, ठीक है, वो क्या है, सर्दी में पृथ्वी के दिशा की ओर अधिक झुकी होती है। ठीक है, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है कि पृथ्वी पर गिरने वाली जो सूर्य की किरण है वो पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है, तो यही सही है। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा यही होगा, क्योंकि इसीलिए तो ये ऐसे होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी यानी कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उसमें सम्मिलित हैं? तो वन होता है, जल होता है, खनिज होता है, सड़कें तो नेचुरल नहीं है, ये तो बनाई जाती हैं। ठीक है, सूची एक को दो से मिलाना है। देखिए, जैव मंडल दिए हुए हैं स्थल और उनका जो घोषित स्थापना वर्ष कब वो घोषित किए गए हैं, तो वो चीज़ याद रखिएगा इसमें। देखिए, जैसे नीलगिरी सबसे पहला जो नीलगिरी बायोस्फीयर था वही था सबसे पहला भारत में जिसको कि जैव मंडल घोषित किया गया था। तो याद रखिए इसमें सबसे पहला क्या है, 86, यानी A का 4 आप मैच करिए, एक ही में आपका आंसर मिल जाएगा अगर एक चीज़ पता है तो। बाकी अब आप देख लीजिए, सबसे लास्ट में ये सुंदरबन, ये कंचनजंगा जो है ये घोषित किया गया था। ठीक है, 2000 में ये। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर होगा बी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस लिए जाना जाता है? तो ये गैंडे के लिए, वो भी वन हॉर्न। ठीक है, एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए। सन सिटी आपका ये कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ है ये? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दुग्ध के उत्पादक अग्रणी देशों का अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ, यानी कि पहले चीन आएगा, फिर भारत, फिर रूस, ऐसे करके। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका आपका भारत। अच्छा एक मिनट, सॉरी, दुग्ध के उत्पादन में तो भारत नंबर 1 है भैया। ठीक है, काहे भूल जाते हो? ठीक, चीन तो दूसरे इसमें आ जाएगा, तीसरे चौथे नंबर पे हो। पहले भारत, फिर यूएसए, फिर पाकिस्तान, चीन। ठीक है, गणगौर ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका ये राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अलग अलग जगहों पे अलग अलग त्यौहार, अलग अलग मेले, ये सब मनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे ओणम क्या हुआ, ओणम आपका ये केरल वगैरह, मतलब साउथ इंडिया, केरल में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक, गुड़ी पड़वा। इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो नवरात्रि में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा अभी गुजरात में देखिए, अभी एक न्यूज़ थी कि गरबा करते समय बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आया है। ठीक है, तो ये सब बहुत मतलब सीरियस चीज़ें हैं। अपने शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, क्योंकि नए नए बच्चों को नए नए मतलब यंग एज में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। प्रश्न आ गया, सूची में मैच करना है एक को 2 से। देखिए, हाईटेक सिटी, साइंस सिटी, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। अब रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र आपको पता है कि थुम्बा में है, सॉरी बड़ा हो गया, थुम्बा में। तो आप ये मिलाइए, सी का टू यहाँ है। ठीक है, 2 में है, ये वाले आपके ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, CDRI अभी मैंने बताया आपको कहाँ पे है, लखनऊ में है, तो आपका डी का 1 हो जाएगा, यानी कि डी का 1 एक ही में है, ये टक से लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक, हाईटेक सिटी वैसे हैदराबाद में है, याद रखिएगा। ठीक है, साइंस सिटी आपका ये कोलकाता में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता जिसने प्राप्त हुई कौन था? तो बछेंद्री पाल ही थी। ठीक, याद रखिए। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये धनबाद में है। निम्नलिखित में कौन सा जो महाद्वीप है उसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है उसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में है, ये ध्यान रखना। तिरुवनंतपुरम नहीं, ये वर्धा में, सॉरी वर्धा में है। ठीक है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? वर्धा में है। सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका, ये चर्च कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है? ये जो पार्श्वनाथ मंदिर है ये आपका मध्य प्रदेश में। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो ये USA में अवस्थित है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये अंडमान द्वीप है, वहाँ पे काला पानी। अभी एक इस पर एक वेब सीरीज़ आई है, देखिएगा, अच्छी वेब सीरीज़ है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, तो ये कौन थी? इसमें से प्रथम महिला जो थी वो आपकी आरती साहा थी। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा ये। और ये आज नहीं, ये बहुत पहले इन्होंने क्रॉस किया था, 1959 में। ठीक,
माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन कौन सी थी? तो अरुणिमा सिन्हा नाम था उनका, बहुत चर्चा में थी अभी उस दिन पहले ही, या आपको अगर ध्यान हो तो, ठीक है। इनको 2015 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था इनको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2023 में किस पूर्व न्यायाधीश की राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा प्रकाश श्रीवास्तव हैं। एनजीटी याद रखिएगा, एनजीटी क्या है कि बेसिकली जो पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन पर ये बहुत ही तीव्र गति से जो है क्या करता है, उस पर सुनवाई वगैरह करके निर्णय देता है। और आपने देखा होगा कि आए दिन कुछ न कुछ किसी न किसी विभाग के ऊपर, किसी न किसी राज्य के ऊपर, किसी न किसी मतलब ऐसे संस्थानों के ऊपर ये जुर्माना भी ठोकता रहता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी, ठीक है। 6 महीने के अंदर इसको अपना डिसीजन देना होता है। जुलाई 2023 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। सिंधु रेड्डी का नाम याद रखिएगा, स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी, क्योंकि ये जो जहाँ पे गए थे ये बास्तिल परेड में शामिल होने, ठीक है। बास्तिल परेड यानी कि फ्रांस का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को, ठीक है। तो उस परेड में सम्मिलित होने के लिए जो अपने यहाँ की टुकड़ी गई थी वायुसेना की, उसकी लीडर थी वो, मतलब अगवानी वही कर रही थी, सिंधु रेड्डी, स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी, उनका नाम याद रखिएगा। हाल ही में आयोजित विम्बल्डन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये देखिए पूरे साल भर में नोवाक जोकोविच ही छाए रहते हैं, जाहिर सी बात है। जितने भी जो ये नामी गिरामी जो ये हैं आपके क्या बोलते हैं ग्रैंड स्लैम, ठीक है, इनमें नोवाक जोकोविच ही है। लेकिन ये विम्बल्डन एक ये वाले में कार्लोस अलकराज थे, ठीक है। बाकी 3 का तो जो मेन है, जैसे जो ऑस्ट्रेलिया वाला है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन आता है, फिर उसके बाद ये विम्बल्डन होता है, इसका ये जो क्रम है ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद यूएसए होता है, यूएसए ओपन, तो ये इसी क्रम में होता भी है जैसे क्रम में बताया मैंने आपको। तो इसमें विम्बल्डन छोड़ के बाकी सब में नोवाक जोकोविच ही हैं विजेता, इसमें कार्लोस अलकराज हैं और उपविजेता नोवाक जोकोविच ही हैं। जून 2023 में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2023 में किस विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं? तो याद रखिएगा इसमें सबसे अधिक पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किए हैं। उसके बाद ये 3rd नंबर पे जैन यूनिवर्सिटी रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये। पहले दूसरे स्थान पे गुरु नानक देव अमृतसर यूनिवर्सिटी थी, पहले पे पंजाब और दूसरे पे गुरु नानक, फिर तीसरे पे ये जैन यूनिवर्सिटी। ये कहाँ हुआ था बताइए? ये जो हुआ था गेम्स ये यूपी में ही हुआ था, ठीक, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जून 2023 में यूनिवर्सिटी गेम्स से याद आया, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए थे? चाइना में हुए थे, याद रखिएगा, ठीक है। जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुने गए 5 नए गैर अस्थायी सदस्यों में, यानी कि अस्थायी सदस्यों में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो याद होगा आपको, याद करिए कि जो संयुक्त राष्ट्र में 2 टाइप के सदस्य होते हैं, ठीक है। एक होते हैं स्थायी या जिनको परमानेंट बोलते हैं, P5 जिनको बोलते हैं, वो 5 सदस्य हैं, ठीक है। और 10 सदस्य होते हैं जो अस्थायी होते हैं, 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं ये, ठीक है। उन्हीं सदस्यों की बात कर रहा है ये, पूछ रहा है कि इनमें से कौन से नहीं हैं बेसिकली इसमें। तो इसमें से 5 जो अभी चुने गए हैं उनका नाम याद रखिएगा। अल्जीरिया हो गया आपका, ये इसके अलावा जो स्लोवेनिया है वो भी है, ठीक है। इसमें आपका सियरा लियोन भी है, गुयाना है, दक्षिण कोरिया है, स्लोवेनिया रही है, ये अल्बानिया नहीं है इसमें, ठीक। बाकी का नाम याद रखिएगा। मई 2023 में 49वें G7 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जापान में हुआ था, ध्यान रखिएगा। मई 2023 में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही है कि नहीं। यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल ठीक है एकदम। इस सूचकांक में शामिल कुल 180 देशों में भारत की 161वीं रैंक है, तो बिल्कुल ठीक है। इस सूचकांक के ने नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा और उत्तर कोरिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये सारे कथन सत्य हैं, इनको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा एकदम, ठीक है। जुलाई 2023 में फोर्ब्स ने अमेरिका के 100 सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की कितनी महिलाओं को शामिल किया? तो 4 महिलाएं शामिल हुई हैं, ये बहुत ध्यान रखिएगा। इनके नाम भी अगर याद करके रखिए, क्या पता पूछ ले कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो ठीक है, याद रखिएगा। देखिए पहले बता देता हूँ मैं नाम आपको, जयश्री उल्लाल, ठीक है, उल्लाल करके याद रखिएगा, जो कि 15वें स्थान पे हैं, जयश्री उल्लाल, ठीक। नीरजा सेठी 25वें स्थान पे हैं, नेहा नरखेड़े ये 50वें स्थान पे हैं, और आपकी इंदिरा नूई ये 77th। तो 15, 25, 50 और 77, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अब ये यहाँ पे रीजनिंग वाले सवाल आ गए हैं, रीजनिंग वाले आप स्वयं हल करिए, ये तो बहुत सिंपल सा है। ये
एक दूसरे के विपरीत वाले हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने वाले। मैंने बताया था इस तरीके से प्रश्न, जैसे भी आपको प्रश्न पत्र मिल जाए और आप बोल दिया जाए कि आप इसकी सील खोल लीजिए और करिए, शुरू करिए आप हल करना प्रश्न, तो आप सबसे पहले काम करिए कि जो ए बी सी डी, अगर आपको इसका क्रम याद है तब तो ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम तक आप यहाँ लिख लीजिए, यानी ये आपका 13 तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन, इसी के अपोजिट सब लिखते जाइए यहाँ तक, ए के अपोजिट वाई जेड आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके लिख लीजिए, इससे क्या होगा कि बहुत आसानी हो जाती है, ये जरूर कर लिया करिए आप लोग। तो अगर आप देखेंगे तो वही मैंने बताया कि ये इसके अपोजिट वाले हैं ये सब, तो अपोजिट कैसे आएगा वही तो मैंने बताया आपको, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सब विपरीत वर्ण चल रहा है ये, ठीक है। चलिए, तो ये अगर ऐसे देखेंगे तो क्लीन का अगर अपोजिट अपोजिट वाला बनाएंगे तो इसमें आपको ये वाला प्राप्त होगा, एक्स ओ वी जेड एम, ठीक। किसी विशेष कूट भाषा में एक्सेस को ये लिखा गया है। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा रीजनिंग है, यानी कि जैसे इसमें दिया है एक्सेस को ए डबल सी ई एस एस, है ना, तो ए, ये जैसे इसके प्लेस वैल्यू दिए गए हैं, यानी कि ए का क्या प्लेस वैल्यू है 1 है, सी का क्या है 3 है, फिर 3, फिर ई का क्या है 5, फिर डबल एस एस का क्या है 19। तो देखिए इसमें क्या करा है इन्होंने, सबको प्लेस वैल्यू वाले इनके यहाँ पे लिख दिया है। तो उसी तरीके से आपको एक्सेलेंस भी लिख देना है सीधे सीधे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये होगा सी, ठीक है। इसमें देखना है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा आएगा। तो जो सीरीज चल रही है उसमें देखिए कैसे सीरीज चल रही है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो अगर इसको डिवाइड करेंगे, जैसे देखिए ये 6 के उस पर चल रहा है सब, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे अगर 6 से, इसको जब यहाँ से भाग देंगे तो ये 6 आएगा, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। फिर ये 36, 6 छंग 36 यहाँ चल रहा है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ऐसे सीरीज चल रहा है। फिर यहाँ देखिए 36 को यहाँ से ये 216 आएगा, तभी ये आपका यहाँ 36 आएगा ये, यानी कि डिवाइड। और फिर यहाँ 6 और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो वो आपका 36 छक्का, यानी यहाँ से 36 छक्का, फिर आपका वो 216 हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे जो प्रश्न आएगा वो आएगा 216। देखिए इसमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए जैसे लिखा हुआ है 1296, ठीक है, 6, 216, 36, 36, फिर यहाँ पे मार्क है, फिर यहाँ 6, यानी कि एक बार आपको 6 से, ये 6 से भाग होगा, अगर आप 6 से करोगे तो यहाँ 216 आएगा, फिर आप यहाँ 6 को इंटू करोगे 6 से तो 36 आएगा, ठीक। फिर इसी 36 में फिर आप अगर वो करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा, और इसी को अगर ये भाग दे दोगे 6 से ही तो 36 आ जाएगा ये, और फिर यहाँ 6 आ ही गया। तो इस तरीके से ये चल रहा है, मतलब एक बार 6 से डिवाइड हो जा रहा है, एक बार 6 से इंटू हो जा रहा है, तो 216 ही आएगा वहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें फिर वही है, इसमें मैच आपको ये देखना है कि ये हटा दीजिए, इसमें ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि चारों तरफ से कैसे भी करके दिमाग दौड़ाना है। इसमें क्या होता है भाई, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के रीजनिंग मतलब आती नहीं है, चाहे जितना आप कोशिश कर लीजिए नहीं आएगी आपको। तो इसमें देखिए जैसे जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें आपको वैसे तो मतलब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका 23। इसमें कैसे दिया है वो देखते हैं हम। इसमें क्या करा है इन्होंने, इसको जोड़ा है और फिर इक्वल टू इसको कर दिया है, यानी ये जोड़ के ये 2 नंबर जोड़ा है, फिर इक्वल टू ये 2 नंबर अगर जोड़ेंगे उसी हिसाब से यहाँ जोड़ेंगे जब, तो इसमें आपका 23 आएगा ये, ठीक है। ये वाला मैंने बताया था आपको सिर्फ स्थान बदलने हैं और आपको वर्ड मास PD मास, ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसमें ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करिएगा, फिर अगर आप इस तरीके से जब हल करेंगे इसमें तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 6, ठीक। जिएटिन का उत्पादन कहाँ होता है, जो कि जाइलम द्वारा जड़ों तक, टहनियों तक, कहाँ तक पहुँचाया जाता है, इसमें पत्तियों तक, तो ये जड़ों में होता है और इसको टहनियों तक पहुँचाया जाता है जाइलम के द्वारा, ठीक है, जिएटिन। गाय के दूध का पीला रंग क्यों होता है, तो इसमें क्यों होता है भैया, तो कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है इसमें, गाय वाले उसमें, ठीक है। कैसीन, दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। और हल्का पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन, यानी कि अगर आप इसका करेक्ट आंसर देखेंगे कैसीन के साथ कैरोटीन, हल्का पीला भी होता है ना, देखा होगा आपने गाय का दूध, उसका घी भी अगर आप निकालते हैं बनाते हैं घर में तो आप देखिएगा हल्का पीलापन रहता है वो गाय वाले घी में, भैंस वाले घी में नहीं होता है ये सब। भैंस का, अगर भैंस के दूध में देखिए पीलापन नहीं आता है, आपने देखा होगा, गाय और भैंस की मतलब दूध में यही अंतर है। निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती हैं, प्रवाल भित्तियाँ कहाँ नहीं पाई जाती, सुंदरबन में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान, यहाँ भी पाई जाती हैं, यहाँ भी पाई जाती हैं, यहाँ भी पाई जाती हैं, सुंदरबन इधर नहीं पाई जाती हैं, ठीक, याद रखिएगा।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, लेकिन वहाँ मैंने आपको डेट नहीं बताई थी, इसमें डेट पूछ लिया है पर्टिकुलरली। तो ये आपका 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है, याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस प्रक्रिया के तहत अधिनियमित किया गया है? तो 253 सॉरी, ये अनुच्छेद 253 के तहत। बेसिकली ये क्या है? ये है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करने के लिए ये अनुच्छेद है 253। चलिए ठीक है, तो ये 140 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, बेहतरीन तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों पे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।